सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य सीरीज़ के एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको रासो साहित्य, गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में टिप्पणी परक प्रश्न की दृष्टि से आपको इसका उत्तर बताने वाली हूँ और आपको उत्तर लेखन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं रासो साहित्य से। रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया जाता है जिसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएँ मिलती हैं। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से होता है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र या फिर चरित्र का वर्णन बखान करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी शामिल करा देते थे। इसी कारण से इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। राजाओं के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्य को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं माना है। तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रासो काव्य जो है उनको अप्रामाणिक क्यों माना गया है या उनकी प्रामाणिकता पर क्यों सवाल उठता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा। आगे बात करते हैं। लेकिन सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उसमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वे प्रक्षिप्त हैं। क्योंकि रासो साहित्य की प्रामाणिकता के संदर्भ में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काफ़ी हद तक रासो साहित्य को प्रामाणिक कहा है। इस आधार पर इस मत को पूरी तरह नकार देना कि रासो साहित्य प्रामाणिक नहीं है ये भी ठीक नहीं होगा। तो तर्क संगत आपको उत्तर लिख के आना है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य रासो साहित्य के ग्रंथों की। तो सबसे पहले आता है खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, लेकिन क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शताब्दी के खुमान नरेश के समकालीन दलपत विजय को खुमान रासो का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसकी जो रचना है या उसकी रचना 17वीं शताब्दी में हुई है और जो कि दलपत विजय नामक किसी जैन साधु ने की थी। इस काव्य ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। राजाओं के युद्धों का वर्णन और विवाहों का वर्णन, नायिका भेद, षड ऋतु का चित्रण तथा राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग इस ग्रंथ में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा भी है, आप अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। दूसरे बात करते हैं रासो काव्य में जो महत्वपूर्ण है वीसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाल्हा कवि ने की है 1155 ईस्वी में। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह कृति 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। नवीन खोजों में एक प्रचलित प्रति के आधार पर इस काव्य का रचनाकाल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। वीसल देव हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा वीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा समाहित है। आगे बात करते हैं जो अन्य प्रमुख ग्रंथ है हम्मीर रासो। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं जिस कारण इसको प्रामाणिक माना गया है, जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनके अनुसार इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है तथा हम्मीर की प्रशंसा का चित्रण इसमें किया गया है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जी ने उन पद्यों को जज्वल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अभी तक हम्मीर रासो की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अगला आता है परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वह परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो का लोकगेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली ही बन गया है। परमाल रासो का रचयिता जगनिक नामक एक कवि है जो महोबा के राजा के अंतर्गत या फिर महोबा के राजा के आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी के आरंभ का माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना
कहीं और नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे चंद्रवरदाई, साथ ही साथ उनके दरबारी कवि भी थे और उनके सलाहकार भी थे। तो शुक्ल जी के अनुसार चंद यानी चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसके 4 संस्करण हैं। सबसे बड़ा संस्करण है, उसमें 69 खंड हैं, 16,306 छंद हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 खंड हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो जो है या फिर समाप्त होता है, या फिर पूरा ही जो रासो साहित्य से संबंधित अगर टिप्पणी पर कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप इस उत्तर को तैयार करके जाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं लौकिक साहित्य के बारे में। तो आदिकाल में कुछ ऐसी रचनाएं भी लिखेंगे जो सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य तथा रासो साहित्य किसी भी वर्ग में नहीं आती थी। मैंने आपको सिद्धों से संबंधित भी बता दिया है, नाथों से संबंधित भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने नाथ और सिद्ध दोनों के संबंध में आपको विस्तृत रूप से बताया है। और इस वीडियो में मैंने आपको रासो साहित्य के बारे में बता दिया। अब लौकिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो जो रचनाएं इनमें से किसी भी साहित्य की धारा में नहीं रखी जा सके, उनको लौकिक साहित्य की श्रेणी में लाकर रख दिया गया, अतः हम उन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। ढोला मारूरा दूहा, जयचंद प्रकाश या जय मयंक, जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ आदि जो हैं लौकिक साहित्य में उच्च कोटि की रचनाएं मानी जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ढोला मारूरा दूहा। तो ढोला जो है मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि जब मैंने नोट्स तैयार किए थे तो मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं था। तो ढोला जो है वो नल के पुत्र हैं, जिनकी शादी राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी से हो जाती है। इस काव्य में नारी हृदय का अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। कवि ने मारवाड़ी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है। इस काव्य का मूल रूप दोहे में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे जाकर बिहारी के काव्यों में प्रतिफलित हुई है। तो ये आप पढ़ लीजिए। दूसरी जो प्रमुख ग्रंथ रहा है वो रहा है जय मयंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश जो है वो भट्ट केदार जी द्वारा रचित है, और वहीं जय मयंक जस चंद्रिका के कवि जो है मधुकर हैं। कहा जाता है प्रथम कृति की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की है। शुक्ल जी के अनुसार यह एक महाकाव्य था, यानी जयचंद्र प्रकाश एक महाकाव्य था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। दूसरी कृति जो है मधुकर ने लिखी है 1186 ईस्वी में। दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, यानी कि इनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाती है, या फिर इनके उपलब्ध न होने के चलते इनको प्रामाणिकता की श्रेणी में रख देना ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं वसंत विलास नामक अन्य कृति है। हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। उन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में देखें तो यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। इसमें 84 दोहे में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें नारी चित्रण मिलता है, श्रृंगार चित्रण के साथ साथ वीरता का भी चित्रण मिलता है, यानी श्रृंगार और वीर रस दोनों ही इसमें प्रयोग में आए हैं। फिर बात करते हैं खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो अर्थात अमीर खुसरो से यहाँ पर तात्पर्य है, तो जाहिर सी बात है खुसरो की पहेलियों के रचयिता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की रचना संसार, संख्या और विषय दोनों ही दृष्टियों से विस्तृत है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार उन्होंने 99 पुस्तकों की रचना की, जिसमें 22 प्राप्त हैं। इतिहास, अध्यात्म, प्रेम, लोक गाथाएं आदि उनके वर्ण विषय हैं। अमीर खुसरो का लोक से गहरा ताल्लुक था। वह लोक जिसमें उनका जीवन गुजरा, उसकी अनेक छवियों को उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। यह आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं कि इनकी जो पहेलियाँ हैं उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। याद करने के लिए मैंने आपके समक्ष ये थोड़ा सा मतलब फ्लोचार्ट टाइप का बना दिया है। तो एक श्रेणी में आएंगी बूझ पहेलियाँ, जिनका उत्तर पहेली में ही निहित होता है। दूसरी आती है बिन बूझ पहेलियाँ, यानी अनुमान और युक्ति से इनका उत्तर आपको देना होता है, हासिल करना होता है। यहाँ पर दोनों के मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगर नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि सब कुछ याद करना आसान नहीं होता है।
आगे गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि इस पर प्रश्न काफ़ी कम बने हैं या फिर ना के बराबर ही बने हैं। तो अगर आप चाहें तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके गद्य साहित्य पढ़ लीजिए और ऊपर का जो कुछ पोर्शन है इसके नोट्स भी आपको ये मिल जाएँगे, आप जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफ़ी मेहनत जाती है वीडियो बनाने में। मैंने टाइमली वीडियो अपलोड करने की इस बार कोशिश की है। उम्मीद है आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।